तो बच्चों, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मेंडल के द्वारा मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया गया, किन गुणों या किन लक्षणों के कारण मटर के पौधे का प्रयोग करने से मेंडल के प्रयोग जो हैं वो सफल हुए और सार्थक हुए। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से विशेषक या लक्षण थे जिनको मेंडल ने चुना और उनके आधार पर अपने नियमों का प्रतिपादन किया। हालांकि उन्होंने इन नियमों का प्रतिपादन नहीं किया, वो तो बाद में किए गए, लेकिन जिन लक्षणों को मटर के पौधे में इन्होंने अध्ययन किया उसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये कुल मिलाकर 7 ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए और फिर उस पर निष्कर्ष निकाले। तो पहला लक्षण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉल और ड्वार्फ। तो जो पहला लक्षण था वो था लंबाई का, यानी कि वो जीन जो पौधे की लंबाई को निर्धारित करती है। अब इसमें दो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी एक जीन के 2 वैकल्पिक प्रारूप होते हैं जिसको हम एलील्स कहते हैं, है ना। ये जैसे कि मान लीजिए कि ये है गुणसूत्र, ठीक। इस गुणसूत्र पर इस तरह से यहाँ पर कई सारे जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और यही जीन्स जो हैं वो मान लिया कि ये जीन है, एक पर्टिकुलर ये एक जीन है और ये जीन जो है वो 2 रूपों में है, ठीक है। एक है लंबापन और एक है बौनापन, ठीक है। तो यही वाला जो जीन है वो 2 रूपों में विद्यमान होगा। एक होगा लंबापन, लंबाई होगी पौधे में, हाइट उसकी अधिक होगी, और एक होगा पौधा बौना ही होगा परंतु उसमें सभी तरह के लक्षण होंगे, फल होंगे, फूल लगेंगे, पर वो पौधा बौना होगा। तो जो भी लक्षण इनमें से प्रभावी होता है, जो भी एलील प्रभावी होगा वो ही लक्षण प्रकट हो जाता है। उसी को हम जो हैं अभी आगे मेंडल के प्रथम नियम में पढ़ेंगे। तो पहले इसीलिए हम लोग गुण देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण थे, वो कौन कौन से जीन्स थे जिनका अध्ययन जो है वो मेंडल ने किया था। तो पहला हो गया टॉल और ड्वार्फ, यानी कि पौधे की लंबाई और पौधे का बौनापन। स्टेम हाइट जिसको हम कहते हैं, लक्षण ये है स्टेम का हाइट। स्टेम मीन्स तना, तने की लंबाई। दूसरा लक्षण है फ्लावर पोजीशन, यानी कि पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति क्या है, या तो एक्सियल होगा या तो टर्मिनल होगा। एक्सियल का मतलब हो गया कक्षस्थ। कक्षस्थ का मतलब जैसे ये तना है और यहाँ से अगर पुष्प निकल रहा है कक्ष से, मीन्स इस शाखा और इस तने के बीच में से, तो इसको हम कहते हैं कक्षस्थ। और अगर दूसरा क्या है टर्मिनल या शीर्षस्थ, अगर पुष्प जो है वो यहाँ पर निकल रहा है शीर्ष पर, इसको हम हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ। इसको एक्सियल को कहते हैं कक्षस्थ और इसको कहते हैं शीर्षस्थ। तीसरा लक्षण है पॉड कलर। पॉड का मतलब फली, मटर में फली होती है, उस फली का रंग, या तो उसका रंग हरा होगा या तो पीला होगा। फिर चौथा लक्षण है पॉड शेप, यानी फली का आकार। फली का आकार जो है वो पूरा है या कंस्ट्रिक्टेड, मीन्स दबा हुआ सा कुछ है। फिर अगला लक्षण है फ्लावर कलर, यानी कि पुष्प का रंग, या तो वो बैंगनी होगा या सफ़ेद होगा। अगला लक्षण है सीड कलर, यानी बीज का रंग। बीज या बीज चोल कह सकते हैं, जो बीज का बाहरी हिस्सा होता है उसका क्या रंग है, वो या तो पीला होगा या तो हरा होगा। अगला 7वां लक्षण है सीड शेप, यानी कि बीज का आकार।
बीज का आकार या तो गोलाकार होगा या तो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार होगा। तो ये लक्षण हैं 7 कुल मिला के। लक्षण बच्चों ये हैं, ये वाले जो यहाँ पर दिए गए हैं ये लक्षण हैं, और उनमें वो 2 रूपों में हैं, वो ये 2 रूप हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यहाँ जहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट लिखा है उसका अर्थ होता है प्रभावी लक्षण, और जहाँ रेसेसिव ट्रेट लिखा है उसका मतलब होता है अप्रभावी लक्षण। यानी ये सारे जो लक्षण इधर लिखे हुए हैं ये सारे प्रभावी होते हैं, किसके ऊपर? इधर वाले लक्षण के ऊपर। यानी कि अगर पौधे की हम स्टेम की हाइट देखेंगे यानी तने की लंबाई, तो उसमें लंबापन जो है वो प्रभावी होता है, इसलिए ये लक्षण जो है वो संतानों में प्रकट होता है। और जो लक्षण छुपा रहता है, अप्रकट होता है, उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये तो हो गए वो 7 लक्षण जिनका अध्ययन मेंडल ने अपने प्रयोगों में किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, जिसमें से पहला कारण था कि जो इन्होंने पौधा चुना, मटर का पौधा, मटर के पौधे को क्यों चुना इसका आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 वर्षीय होता है, इसमें स्वपरागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है, इसलिए जो है ये पहला सफलता का कारण ये हो गया। दूसरा हो गया कि इनके प्रयोगों से नमूनों की विशाल संख्या प्राप्त हुई, और जो कि क्योंकि जो हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग को जब तक हम कई सारे सैंपल्स में नहीं दिखा देते हैं तब तक वो प्रयोग मान्य नहीं होता। तो चूँकि इससे जो है बहुत अधिक 1 वर्षीय पौधा है, इससे एक ही वर्ष में जो है हम यानी कि अगर हम 5 वर्ष का समय टारगेट लेकर चलते हैं तो हमें कई सारे प्रदर्श संख्याएं यानी सैंपल का साइज़ हमें मिल जाते हैं, जिससे हम अपने आंकड़ों को सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा कारण है कि मेंडल ने जो भी जीव वैज्ञानिक समस्याएं हैं उनके हल हेतु इन सब का सांख्यिकीय विश्लेषण किया, यानी कि इनको जो है गणितीय आधार पर, तर्कों के आधार पर अपने सारे निष्कर्षों को दिखाया, जिसके अनुसार ये सही पाए गए। फिर अगला कारण था मेंडल ने अपने परीक्षणाधीन पौधों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने अगर एक पौधे को लेकर इन्होंने स्टार्ट किया तो उसकी उन्होंने कई सारी पीढ़ियों तक, उसी एक पौधे की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। मीन्स उसके बीज, जैसे कि एक पौधा इन्होंने एक लगाया जिसको हमने जनक मान लिया, और उसके बाद फिर जो उसमें स्वपरागण या पर परागण के द्वारा जो नया पौधा उत्पन्न हुआ, बीज उत्पन्न हुआ, फिर उससे अगला पौधा प्राप्त किया, फिर इसी तरह से उससे, और इस तरह से कई सारी पीढ़ियाँ इन्होंने प्राप्त की, जिससे कि इन्होंने अगर कोई एक लक्षण लेकर चले वो, तो उसका पूरा निष्कर्ष निकाला अपने प्रयोग के द्वारा, कई पीढ़ियों तक उसका अध्ययन करके अपने निष्कर्ष को पुष्ट किया यानी प्रूव किया।